Procurement is all about having services फ्रॉम अदर पार्टी, ठीक है, फ्रॉम सम वेंडर, किसी वेंडर से जो है ना कोई चीज प्रोक्योर करना, हासिल करना, परचेज करना, एक्वायर करना, रेंट पे लेना, कुछ भी। और ये जो सर्विसेज हैं ये कुछ भी हो सकती है, वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, एग्जैक्टली exactly. ये जो आउटसोर्सिंग है वो किसी तरह की भी हो सकती है, ठीक है, ओके। आउटसोर्सिंग किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक आप सर्विसेज ले सकते हैं अगले बंदे की, कोई आप कोई इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, आप कोई रिसोर्सेज हायर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना ये आउटसोर्सिंग, ये सब प्रोक्योरमेंट में आती है। प्रोक्योरमेंट इज एनीथिंग रिगार्डिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट, डेटा एंट्री की सर्विस, सर्वेज, ठीक है, नेटवर्किंग, कुछ भी, ऑफिस स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, फर्नीचर, कुछ भी जो भी आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी से, किसी वेंडर से आपको लेना है, दैट इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट, ठीक है। आर्ट ऑफ बाइंग रिसोर्सेज, ये एक आर्ट है किसी भी रिसोर्स को एक्वायर करना। बाय वैसे लिखा हुआ है, वैसे इट कैन बी ऑन रेंट एज वेल। प्रोक्योरमेंट में आप रेंटिंग के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इट्स अ फॉर्मल रिटर्न प्रोसेस, ये ऐसे नहीं होता कि आप इसको जो है ना इनफॉर्मल इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये बड़ा फॉर्मल एक्टिविटी है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, आप बकायदा वेंडर्स की सिलेक्शंस होती हैं, बिडिंग होती है, प्रपोजल्स आते हैं, उसमें से बकायदा सिलेक्शंस होती हैं, और फिर उसके ऊपर बकायदा मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं। ये बिल्कुल सही की है आप सबने बातें, यही लेक्चर है आज का। अब अपने जब फाइंड वेंडर फाइंड करना होता है आप लोगों के, प्रॉपर जो है ना इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, प्रॉपर मीटिंग्स हो रही होती हैं, और वेंडर जब सिलेक्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो किसके ऊपर होती है? प्रायोरिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन जो आप प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं और जिसके लिए आपने चीज़ों को जो है वो प्रोक्योर करना है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जैसे हमने रिस्क टॉलरेंस की बात की थी, अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी प्रोजेक्ट की जो रिस्क टॉलरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आप किसी नए वेंडर के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, अगर रिस्क टॉलरेंस आपका कम है तो फिर आपको जो है ना वो किसी नए वेंडर के ऊपर आप रिस्क नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, एक्सपीरियंस प्रोवाइडर ही हमें जो है ना ये सर्विसेज जो है ना वो हमें दे, हम रिस्क नहीं ले सकते किसी किस्म का, हमारा रिस्क टॉलरेंस जो है वो क्या है, वो बहुत कम है। प्लस ये कि अगर आपका कॉस्ट टेक पे लगा हुआ है तो फिर आप वो वेंडर सिलेक्ट करते हैं कि जो कि आपको ना बहुत अच्छी कॉस्ट ऑफर कर रहा हो, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप बहुत मेहनत करके ऐसा वेंडर सिलेक्ट करते हैं कि जो कि आपको जो है ना वो बहुत कम से कम आपके बजट के अंदर रहते हुए जो है ना अच्छा काम प्रोवाइड करे। और अगर टाइम आपका स्टेक पे लगा हुआ है तो फिर आप ऐसा वेंडर सिलेक्ट करते हैं जो आपको बहुत क्विकली जो है ना वो काम करके दे। तो इसे ट्रेड ऑफ, आपने जब वेंडर सिलेक्ट करना है तो इसे ट्रेड ऑफ कि आपने किससे जो है ना वो काम करवाना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मतलब पहले बहुत एफसी इवनिंग्स करवाती होती थी, तो क्या होता था, बकायदा वेंडर्स होते थे मेरे पास लिस्ट पे, ये वेंडर, ये वेंडर, ये वेंडर, ये वेंडर, और उन सब के साथ मेरा एक्सपीरियंस होता था, किसके साथ मेरा किस कौन कॉस्टिंग वाइज कैसे काम करता है, कौन टाइम कैसे मैनेज करता है, कौन जो है ना वो मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बहुत एफिशिएंटली जो है ना मुझे चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो क्या है कि फिर मैं उस बेस पे जो है ना मैं सिलेक्शंस करती होती थी कि जब मेरे पास बजट कम है तो मैंने किस वाले वेंडर के साथ जो है ना मैंने डील करना है, जब मेरे पास टाइम कम है तो मैंने किसके साथ, जब मेरे दोनों स्टेक पे लगे हुए तो फिर किसके साथ काम करना है। तो ये जो है ना ये आपके एक्सपीरियंस बेस, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब जब आपने वेंडर फाइंड करना होता है तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे हमें पहले ही बात करें कि सब फॉर्मल एक्टिविटी जिसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है, एक बकायदा प्रोसीजर है जिसको प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप इसको आगे लेके चलते हैं। RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप जो है ना ये भी आएंगी स्टेज बाय स्टेज ये चीजें, वैसे ही आपको बता देती हूँ। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का क्या है कि आप जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करके ना, तो आप उनसे जो है ना वो एक कह लें कि उनसे एक ना प्रपोजल्स, एक रफ सी उनकी जो है ना वो आप एक कॉल मांग रहे होते हैं, ठीक है, उनसे एक रफ सा प्रपोजल मांग रहे होते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स की अगेंस्ट। देन फिर उसके बाद जो आपके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, फिर उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, बिडर्स वो बिड करते हैं उसके ऊपर, फिर बिडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, आप उनको इनवाइट करते हैं, उन वेंडर्स को आप इनवाइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस। फिर आप क्या करते हैं, जो कि आपके सिलेक्ट करते हैं जिस वेंडर को, आप क्या करते हैं उसको आप कहते हैं कि अपना प्रपोजल जो है ना वो आपको सेंड करें, ठीक है। आप उन प्रपोजल्स को जो है वो आप फिगर आउट करते हैं, उनको अच्छी तरह से स्क्रीन करते हैं, जितने भी वेंडर जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया होता है उनकी प्रपोजल्स को स्क्रीनिंग करने के बाद, उनको रिव्यू करने के बाद, उनको चेक करने के बाद आप क्या करते हैं, एक फाइनल डिसीजन करते हैं कि हाँ जी अब इस काम के लिए ये वाला वेंडर है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है,
और ये जो प्रोक्योरमेंट का काम है हम इसके हवाले करेंगे, ये बंदा जो है ना ये काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक इस प्रोसेस का बर्ड आई व्यू दिया है, इसको डिटेल में आगे देखते हैं। रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन, वही बात है कि अंग्रेजियां पढ़ना इस वक्त हमारा मकसद नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आप उसके साथ पोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में, यहाँ पे एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हम जो है ना वो टेस्टिंग की सर्विसेज किसी ना बंदे से ना हायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है फ्रीलांसिंग में भी ऐसे ही होता है। ये जो क्या है, ये अपवर्क है या जो फ्रीलांसिंग है, इसके ऊपर भी यही हो रहा होता है कि आप बकायदा जो है आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, और वहां पे जो है ना आप लोग उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, आप लोग उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अपनी जो है ना वो आप वो देते हैं, बिडिंग करते हैं। ऐसे ही होता है कि वहां पे जो है ना वो बकायदा रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो आपको एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आप जो है ना वो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं आपसे, तो वो आपसे पूछेंगे कि जी आप हमारे जो है ना हमारा जो डेटाबेस है उसके साथ आपकी जो टेस्टिंग की एप्लीकेशन है ना वो इंटीग्रेट हो जाए। प्लस ये कि आप किसी स्पेशल हार्डवेयर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप किसी स्पेशल जो है ना वो किसी कंपनी के साथ अगर एसोसिएटेड हैं तो आपको एप्लीकेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करते हुए आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, वो सब ये क्वेश्चंस आपसे जो है ना वो पूछते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स पोज करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि ये इनिशियल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स करें ठीक है। देन क्या होता है, आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर एक बकायदा कॉन्फ्रेंस होती है बिडर्स की, जिसके अंदर बकायदा आपको पता है हर मीटिंग के स्टार्ट में एक एजेंडा होता है। आप एजेंडा क्या है, किसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसको आप हाईलाइट करते हैं। उसके अंदर की स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, आपके टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं। वहां पे जो है ना जो वेंडर्स हैं, ठीक है, वहां पे वो जो रिक्वायरमेंट्स आपने पोस्ट की होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। एक राउंड टेबल फॉर्म में ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा होता है। वेंडर्स वहां पे आपसे क्वेश्चंस की क्लैरिटी कर रहे होते हैं कि हो सकता है कुछ बातें क्लियर ना हो, तो वो अपने उसकी क्लैरिटी के लिए आपसे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। देन अब यहाँ पे जो बात होती है ना, यहाँ पे बड़ा एक स्मार्ट जो इस कॉन्फ्रेंस का एक की होती है ना, वो ये कि अक्सर ऐसे होता है कि जो वेंडर्स है ना वो आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आपने बीइंग आपने सर्विसेज लेनी है ना, आपने कंट्रोल रखना है उस कॉन्फ्रेंस पे। कि वेंडर्स जो है ना वो अक्सर बहुत स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो जिसे कहते हैं ना आपको कह लें कि कंट्रोल करने के लिए, या आपके आपको कह लें कि क्या एक वर्ड होता है, डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने उनको डोमिनेट नहीं होने देना, आपने ना, और अक्सर जो है ना एग्जेजरेट भी करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो इस चीज़ का बड़ा आपने ध्यान रखना है स्मार्टली कि कौन आपको जो है ना वो किस तरह से कौन बंदा कौन सा जो वेंडर है ना वो कौन सी ट्रेन पकड़ रहा है, ठीक है। और करें कि जो वेंडर्स हैं इंश्योर करें कि उसको जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो क्लियर हो गई हैं। और ये कि मेद इज अ चांस, वही बात है कि वो जो पिछली वाली स्टेज थी ना RFI वाली, जब आपने रिक्वायरमेंट्स पोज की हैं और जो वो समझ रहे हैं, मेद इज अ चांस वहाँ पे कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद ये है, ये जो पीछे मैंने आपको ये आखिरी पॉइंट में बताया कि क्लैरिफाई देयर रिक्वायरमेंट्स, कि यहाँ पे जो है ना किसी किस्म के डिफरेंसेस ना हो, कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं और वो जो उनकी सर्विसेज हैं और जो वो बात समझ रहे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। किसी किस्म की जो है ना वो कम्युनिकेशन की वही बात है कि कहीं पे जो है ना डॉटेड लाइन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ द थर्ड स्टेज, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब जब बिडर्स कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो फिर आप ना उन वेंडर से कहते हैं कि अपने प्रपोजल्स आप जो है ना वो सबमिट करें, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि पीछे वाली मीटिंग में सब कुछ क्लियर हो चुका है, 1 to 1 बातचीत हो चुकी है, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सारी क्लैरिटी हो चुकी है। तो अब क्या है कि अब जो है ना वो प्रपोजल्स की ना आप रिक्वेस्ट करते हैं, और इसके अंदर बकायदा जो आपने अपनी जो लॉजिस्टिक और सर्विस रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी आप मेंशन करते हैं उस वेंडर से जो आप चाह रहे होते हैं। अब ये क्या लॉजिस्टिक और सर्विस रिक्वायरमेंट्स हैं, ये होती हैं। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाना है या जो आपने सर्विसेज हायर करनी है उस वेंडर से, उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन की टाइमलाइंस क्या होंगी, डिलीवरी से रिलेटेड टाइमलाइंस क्या होंगी, ठीक है, इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स ये डिलीवर किस तरह होंगे, इंस्टॉल किस तरह होंगे, ठीक है, ये लॉजिस्टिक वाइज इस तरह की बातें आप इसके अंदर करते हैं। और जो सर्विस रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो उसको कैसे जो है ना वो हैंडल करेंगे। अगर आपको जो है ना मेंटेनेंस करानी पड़ी है तो वो मेंटेनेंस में कितना आपके साथ जो है ना वो आपको वो करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाज दफा ऐसे होता है कि अगर आप किसी बंदे से कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनवा रहे हैं ना, आपने प्रोक्योर किया है कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना उससे जो है ना वो भी मांगते हैं कि हमें जो इसके पीछे का वो है ना डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आप वो भी हमारे वाले करें, ये जो आपने पीछे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना वो भी हमें दें।
अच्छा, अब उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि आप जो है ना उनके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। ये बात समझ आई आपको? हम क्यों नहीं कर रहे होंगे? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे उस केस में। हमने उनसे जो है ना वो ले लिया है, हमने उनसे सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए हैं, उनसे हमने कहा कि हमें कोड भी दो हमारे प्रोडक्ट का। क्यों करा होगा हमने ये काम? कि सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट में सर्विसिंग ऐड नहीं कर रहे, और हम उनसे जो है ना वो सारा कोड भी ले रहे हैं, उनसे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं। क्या आप इसलिए उनसे ले लेते हैं और सर्विस की आप जो कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं डालते? कि आप ये चाहते हैं कि ये जो काम है ना, ये हम इन हाउस आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कि अगर आगे इसके अंदर अपग्रेड करना पड़ता है ना इसी मॉड्यूल के अंदर, तो हमारी अपनी जो इन हाउस टीम है ना वो इसके ऊपर आगे काम करे। तो अगर उसे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सारे ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको अपग्रेड करने में आपको जो है ना वो आसानी होगी। जो रिक्वायरमेंट्स आप नहीं पढ़ते आए, ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा डिटेल में इन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो अगर आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है, आपको ट्रेसेबिलिटी जो है ना वो अचीव करनी है, तो फिर ये वाला जो है ना आपको आसानी हो जाती है। तो इसलिए वो फिर कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर लोग जो है ना वो सर्विसिंग नहीं डालते, कि सर्विसेज आप नहीं डालें। सर्विस रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? सर्विस रिक्वायरमेंट है आर कॉन्ट्रैक्ट्स कंसर्निंग वारंटीज, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स आफ्टर एनी वारंटी एक्सपायर्स। ठीक है, ये सर्विस रिक्वायरमेंट्स इसमें आता है। तो सर्विस रिक्वायरमेंट खाली वारंटी नहीं है, सर्विस रिक्वायरमेंट खाली आपकी जो है ना वो ये नहीं है, क्या उसे कहते हैं, मेंटेनेंस नहीं है। सर्विस रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो खाली अपग्रेडेशन नहीं है। अगर आप सर्विस रिक्वायरमेंट्स में अगर ये नहीं लिखते ना कि जी वारंटी वगैरह तो आपने डाली है डेफिनेटली, मगर अगर आपने उसमें ये नहीं डाला ना कि सर्विस रिक्वायरमेंट्स में मेंटेनेंस अपग्रेडेशन स्पेशली, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप उनसे वो सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोड वगैरह सारा ले रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है कि आप जो है ना इसको अपग्रेड भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने उनसे ले लिया। क्यों? क्योंकि अब ये आप चाह रहे हैं कि अब जो हमारा अपना इन हाउस हमारे जो रिसोर्सेज है ना, जो हमारे अपने कोडर्स हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उस वक्त तक हम उनको इतना ट्रेन कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम हमें उनसे पैसे दे के हम क्यों बनवाएं, जब हमारे पास अपने जो है ना वो लोग ट्रेन हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, इस तरह है कि जैसे आप अगर कोई फैकल्टी मेंबर आप हायर करते हैं विजिटिंग पे, कि जी हमने जो है ना वो कौन सा कोर्स पढ़वाना है, फॉर एग्जांपल चलो ईआरपी बेस्ड सिस्टम का कोर्स हमने पढ़ाना है, और हमने कोई जो है ना विजिटिंग में बंदा हायर किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर फैकल्टी मेंबर, हर बंदा अगले कुल तो नहीं होता ना, हर बंदे की एक स्पेशलिटी है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक एरिया ऑफ मेरा स्पेशलाइजेशन है। जैसे डॉक्टर्स, आपको पता है ना, डॉक्टर्स भी हर चीज के एक्सपर्ट्स नहीं होते। कोई नाक का एक्सपर्ट होता है, कोई कान का, ईएनटी एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, अपना ब्रेन स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। कभी आपने देखा है एक बंदा हार्ट भी स्पेशलिस्ट हो, आई भी स्पेशलिस्ट हो, ब्रेन भी स्पेशलिस्ट हो? स्पेशलाइजेशन आप किसी एक डोमेन में करते हैं। ये बात समझ आ रही है आप बच्चों को सारों को? तो इसी तरह जो टीचर्स भी होते हैं ना, जो फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, वो भी अपने एक फील्ड के जो है ना वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई ऐसा कोर्स पढ़वाना है कि जो अभी इन हाउस आपके पास जो है ना उसकी सर्विसेज नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स में क्या करेंगे? आप उसको प्रोक्योर करेंगे, किसी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर को हायर करेंगे। अब होगा क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, जो विजिटिंग में आप लोग आपके टीचर्स होते हैं। ठीक है, उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम डिपेंड करता है कि वो जो है ना, हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बकायदा हो सकता है लिखा हुआ हो कि वो हम उनको, क्योंकि परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो बाउंड होते हैं थ्रू आउट, और जो विजिटिंग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका एक टाइम के लिए। तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उनकी हमें सर्विसेज की जरूरत होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे विजिटर्स को हायर करते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल, तो अगर जरूरत होगी तो फिर हम उनको कॉल कर लेंगे। तो फिर अक्सर क्या होता है कि अक्सर जो है ना वो हम फिर जब तक वो पढ़ा रहे होते हैं, हम अपना रिसोर्स तैयार कर रहे होते हैं, ताकि वो वाला जो काम है वो नेक्स्ट टाइम बजाय विजिटर किसी को बुलाने के, वो हमारा अपना जो कोई बंदा है ना वो पढ़ाए उस कोर्स को। ये बात समझ आई है आपको? तो वो फिर क्या है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमने जो है ना वो अपनी इन हाउस कोशिश करते हैं कि हमारी, अच्छा इसका एक और फायदा भी हो जाता है, आपकी डिपेंडेंसी बच जाती है। ये जो आप डिपेंड कर रहे होते हैं ना कि आपको अगले बंदे के ऊपर, आप क्योंकि जब वही बात है जहां पे भी प्रोक्योरमेंट होती है आप किसी और पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि आप जो है ना, आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप क्लाइंट बन जाते हैं, और वो जो अगला जिसने आपको करके देना है वो आपका जो है वो क्या बन जाता है? सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। तो अब आपने एक चीज आगे कर दी है और आपने एक चीज टाइम पे डिलीवर करनी है,
तो अब आप डिपेंडेंट है अगले बंदे के ऊपर कि वो जब करके देगा तो हो सकता है आप उस वाले काम पे आगे आपके इन हाउस बहुत सारी एक्टिविटीज डिपेंडेंट हो। ये बात समझ आई आपको? अब सिलेक्ट करना है वेंडर, ठीक है। अब वेंडर आपने सिलेक्ट करना है। वेंडर का जो है वही बात है कि काफी सारे लोगों ने फिर जो है आपको प्रपोजल्स वगैरह दिए, तो अब आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है कि हाँ जी ये देना किसको है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, कौन सा वेंडर है जो कि आपको इसको जो है ना वो कंटिन्यू करेगा इस काम को। अब आप जब वेंडर सिलेक्ट करते हैं ना तो और भी बहुत सारी चीजों का ख्याल करते हैं कि इस वक्त ये मार्केट कंडीशंस क्या हैं, बायर की मार्केट है या सेलर की मार्केट है। अब ये का कॉन्सेप्ट है, बायर की मार्केट कब होती है और सेलर की मार्केट कब होती है। बायर की मार्केट हमेशा मैं आपको वही बात कहती हूँ, ऐसी स्किल सीखें कि जब आप मार्केट में जाए ना तो आपकी स्किल का ना कोई और बंदा ही ना हो। तो फिर जब आप जाएंगे ना तो फिर आपकी टर्म्स पे जो है ना वो लोग आपको हायर करेंगे। ये बात समझ आई है आपको कि अगर कोई ऐसी स्किल है ना आपके पास कि जो अभी मार्केट में उसके लोग बहुत कम है, तो जब पता चलता है ना कि ये रिसोर्स ऐसा मौजूद है, तो फिर जब आप जो मुंह खोलते हैं ना कि मुझे ये चीज इतनी अमाउंट चाहिए, तो फिर वो आपकी सुनते हैं क्योंकि उन्होंने काम कराना और उनको बंदे नहीं मिल रहे। तो इस वक्त ये किसकी है, ये समझ आ रही है बात आपको, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? ये बायर की मार्केट है। और सेलर की क्या मार्केट, सॉरी सेलर की मार्केट है, सॉरी सेलर की मार्केट है। और बायर की मार्केट कब होगी, अब ये बताएं। बायर की मार्केट तब होगी जब बहुत सारे लोग मौजूद हैं काम कराने के लिए। एक नहीं, एक कुछ कहेगा दूसरा हो सकता है उससे भी कम कोट कर दे। ये बात समझ आई? ठीक है, तो वो क्या है, अब ये बायर की मार्केट है, ओके, वो जाए जिससे मर्जी कम से कम में भी जो है ना वो काम करवा ले। तो अभी आप देखो ना फ्रीलांसिंग पे यही हो रहा है, बास लोग फ्री काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग पे कि यार हमारी कम से कम हमारी रेटिंग बढ़े, हम प्रोफाइल वाइज ऊपर आए। और वो इसीलिए तो बिड्स मांग रहे होते हैं कि कम से कम ने जो है ना हमें कोई काम करके दे। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है ना जिसमें आपने प्रोफाइल बनाया कि आपको ये काम आता है, और उसके बाद फिर सोचें आप जो मुंह से निकालेंगे ना वो उसके ऊपर नेगोशिएशन नहीं होगी, वो कहेंगे यार भाई काम कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ऐसे ही होता है ना कि नॉर्मली भी आप वैसे भी जेनेरिक देखें कि अगर आपको कोई काम करवाना है और आपको कोई बंदा जो है ना वो नहीं मिल रहा, और आपकी जो है ना वो हालात पतले हुए हैं, तो आप कहते हैं यार अल्लाह का वास्ता काम कर दे, जो कहेगा ना मैं करने को तैयार हूँ, इसमें मेरा काम कर दे बस किसी तरह। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको बेशुमार ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये मैं तो फिर इनमें से ये जो है ना कोई भी चूज कर सकता हूँ। तो ये होती है बायर की मार्केट और सेलर की मार्केट। अच्छा, उसके बाद है स्क्रीनिंग सिस्टम। फिर आप प्रपोजल्स को स्क्रीन करते हैं, उन सब प्रपोजल्स को जो है ना आप चेक करते हैं हर एक एंगल से, इन्स एंड आउट्स, हर एक तरीके से आप उसको जो है ना चेक करते हैं कि हमने किसको जो है ना वो देना है, कॉन्ट्रैक्ट देना है। ठीक है, ये मैं आपको आगे स्क्रीनिंग सिस्टम समझाती हूँ, एक तरीका होता है बकायदा। देन टीम मेंबर्स हेल्प, बकायदा इवेल्युएशन कमेटी बनाते हैं, ढेर सारे प्रपोजल्स आते हैं, कमेटी मेंबर्स बैठे होते हैं, उन सब प्रपोजल्स को जो है ना वो एवेलुएट करते हैं कि हाँ जी किस में क्या प्रॉब्लम है, किस में किस वेंडर ने क्या चीज कही है, तो इनमें से किसको जो है ना वो सिलेक्ट करना है हमने। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिश्ते नहीं आते ठीक है, तो वो आप एक सूटेबल रिश्ता जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि हाँ जी इसका खानदान अच्छा है, तो इसकी अर्निंग अच्छी है, तो इसके तो फुफ्फी जो थी ना वो मेरे साथ जो थी ना वो कॉलेज में पढ़ती होती थी, अच्छी थी, खुद तो अच्छी थी, पता नहीं इसका भतीजा कैसा होगा। समझ आई बात की? तो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो बन जाती है। वेटिंग सिस्टम, ये जो स्क्रीनिंग है ना ये वेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। कहानियां सुन पढ़नी जो है ना हमारा मकसद नहीं है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझे इसके पीछे का। वेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं, आप बकायदा जो आपने ना एक अपना एक, जैसे आपको याद है स्कोर बोर्ड, वो जो स्टार्ट में हमने जहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रपोजल्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं आपके, मर्डर बोर्ड, स्कोर बोर्ड, याद है आपको? ये बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था, एक तरीका होता है स्कोर बोर्ड का। ये वेटिंग सिस्टम ये तकरीबन उस जैसा तरीका है। ठीक है, इसके अंदर बकायदा आपने ना एक बोर्ड बनाया होता है, ठीक है, एक बकायदा पूरा सिस्टम बनाया होता है, हर एक फीचर को, हर एक एट्रीब्यूट को ना एक वेट दिया होता है। एग्जांपल आती है आपके, परेशान ना हो आप लोग। वेट दिया होता है आपने कि आपने जो है ना क्वालिटी को कितना वेट देना है, आपने इनके एक्सपीरियंस को कितना वेट देना है वेंडर के, ठीक है, इस वेंडर की जो है ना स्किल को कितना वेट देना है, इस वेंडर को मार्केट में आए हुए कितना टाइम हो गया, इसको कितना वेट देना है, आपके पास टाइम को आप कितना वेट दे रहे हैं। तो फिर ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसको ना वेटिंग सिस्टम को खुद डेवलप करती है। अब होता क्या है कि उस वेटिंग सिस्टम के ऊपर बकायदा जो है ना आप स्कोरिंग करते हैं, बिल्कुल स्कोर बोर्ड की तरह, बिल्कुल स्कोर जो हमने पढ़ा था तकरीबन उस जैसा ही कॉन्सेप्ट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्सिस पे आपके वेंडर्स, एबीसी कंस्ट्रक्शन, एल एन बिल्डर्स, एफजे कंस्ट्रक्टर्स, मार्टिन एंड मार्टिन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह लंबी सी एक लिस्ट होती है। और यहाँ पे जो आपके कॉलम्स में है ये वो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस कितना है, सर्टिफिकेशंस इन्होंने कितनी की हुई हैं, लेवल 4 इंजीनियर्स हैं,
प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में आए, इनको टाइम कितना हो गया है, ठीक है, कितना वेस्ट कितना जनरेट करते हैं, एंड बहुत सारे हो सकती हैं चीजें, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, इनको ना 20 में से, जैसे टीचर नहीं आपको नंबर देते कि आपको इसमें से इतने नंबर, इसमें से इतने नंबर, इसमें से इतने नंबर, और फिर जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होता है ना उसको जो है ना वो क्या दे दिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, ये ले, यहाँ पे जो मेरे फैक्टर्स क्या रखे हुए, एक फैक्टर है मेरा क्वालिटी, डिलीवरी, प्राइस, सर्विस, ठीक है। आगे वेट दिया हुआ है, 100 में से मैं क्वालिटी को जो है, अब यहाँ पे देखें मैंने जैसे 100 को आप डिवाइड नहीं करते, जैसे हम लोग भी असेसमेंट क्राइटेरिया डिवाइड करते हैं जी, क्विज को इतने नंबर, असाइनमेंट्स को इतने नंबर, प्रोजेक्ट को इतने नंबर, ठीक है। तो नॉर्मली फाइनल एग्जाम को ज्यादा वेट दिया जाता है, मिड टर्म्स को ज्यादा वेट दिया जाता है, क्विजेस का जरा कम वेट होता है, ठीक है, असाइनमेंट्स का जरा उससे थोड़ा वेट कम होता है, इस तरह से डिपेंड करता है हर कोर्स टू कोर्स। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है वो किस चीज को कितना जो है ना वो वेट देते हैं। तो वेट 100 को वेट पे डिवाइड किया है, 40 उन्होंने क्वालिटी को दिया हुआ है, 30 डिलीवरी को दिया हुआ है, 20 प्राइसिंग को दिया हुआ है, 10 जो है उन्होंने सर्विसिंग को दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, 10। अब क्या है कि अब मैयर कैसे, 1 मीन वर्स्ट और 5 मीन्स बेस्ट, यानी कि वो एक स्केल बनाया हुआ है, जितना 5 के करीब वो बेस्ट और जितना 1 के करीब वो क्या है, वो आपका वर्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना वेटिंग सिस्टम खुद डिजाइन करती है कि वो किस चीज को कितना वेट दे रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, जैसे टीचर टू टीचर वेरी करता है ना। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे लिए फाइनल एग्जाम, प्रोजेक्ट, ये मेरे लिए जो है ना वो बड़े वेट आलूदा होते हैं, वेटेड होते हैं, इनका बहुत वेट होता है। कुछ के लिए होता है कि नहीं, आप जो है ना वो असाइनमेंट्स को, क्विजेज, इन सबको ज्यादा वेट दें और फाइनल को जो है ना वो कम वेट दें। तो वो डिपेंड करता है कि कौन जो है ना किसको कितना वेट दे रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जैसे हम अपने फैमिली में भी देखें, हम कहते हैं वो जो हमारी वो फलानी फूफी है ना, वो जो फूफी जमीला है, उसकी बात को वेट देना, नहीं तो उसने बड़ा रफड़ क्रिएट करना, ठीक है। और ये वाला ये नमाना सा हमारा चाचा है, इसकी बात को अगर नहीं भी मानेंगे तो खैर, ठीक है। तो इस तरह आप डिपेंड करता है कि आप किसी बात को जो है ना वो कितना जो है ना वेट दे रहे हैं। क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए सप्लायर है आपका, आपने उसको रैंक करना है, आपने क्या किया, उसको क्वालिटी परस्पेक्टिव में आपने उसको 5 में से उसको 3 नंबर दिए, ठीक है। 5 में से 3 नंबर, क्योंकि 5 ओवरऑल है ना, 5 बेस्ट है, टोटल है, ठीक है। 5 में से आपने क्या किया, 5 में से उसको 1 दिया, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ किया आपने, आपने मल्टीप्लाई किया उसको उसके वेट के साथ, तो स्कोर निकल आया एक सप्लायर ए का। समझ आ रही है बातें, सप्लायर ए का स्कोर किस तरह निकला। हाँ जी, उसको जो आपने स्कोर दिया ना, 5 में से 3 नंबर दिए ना, जो उसको आपने मल्टीप्लाई किया 40 के साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपका रिजल्ट कंप्यूट कर रही होती हूँ कि आपके मिड टर्म की जो वेटेज है वो 20 है, ठीक है, और मिड टर्म के टोटल नंबर कितने हैं, 50 हैं। आपने लिए हैं 20 नंबर, 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय जो उसका वेटेज है 20, तो वो क्या निकल आएगा, आपकी जो है ना वो परसेंट निकल आएगी। ये बात समझ आ रही है, ये बिल्कुल वही वाला सिनेरियो है, उसी तरह आपके स्कोरिंग हो रही होती है आपके सप्लायर्स की भी, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने वो स्कोर निकाल लिया, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। इसी तरह हर एक सप्लायर का जो है ना, सप्लायर ए का भी निकाल लिया, सप्लायर बी का भी निकाल लिया, सी डी ई एफ, जितने भी सप्लायर जिन्होंने जो है ना वो अप्लाई किया हुआ, ये प्रपोजल्स भेजे हुए हैं, किसको देंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसका वेट जो है वो स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा होगा अपने कंपिटिटर्स में, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेगोशिएशन। यू हैव टू नेगोशिएट द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने वेंडर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है फाइनल। कि देखो भाई, हमारा जो मकसद है ना वही बात है कि हमने हमारा आयरन ट्राइंगल हमारे सामने है, हमने चीज जो है वो टाइम पे डिलीवर करनी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, जिसको आउटसोर्स कर रहे हो ना उसको डेट जो अपने प्रोजेक्ट की है ना वो असल ना बताओ उसको 10 दिन पहले की बताओ कि इस वक्त तक हमारा जो है ना वो काम प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़े सिलवाने हो ना, तो शादी बेशक आपकी जो है ना वो 15 जुलाई को हो, टेलर को कि 10 जुलाई को शादी है, मैंने 10 जुलाई को पहनना है, क्योंकि उसने मस्ट जो है ना, ये मैम की राज है एग्जैक्टली ये जो है ना, क्योंकि उस टेलर ने ना जरूर 2 दिन ऊपर टपाने होते हैं। तो हमेशा इस चीज का कुशन रखें, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमेशा अपनी ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा हर चीज का कुशन रखो। अभी आप FYP2 वालों को भी जो है ना मैं ये बात कहूंगी, अपने ग्रुप का तो मैं ये बात कह ही रही होती हूँ कि आप ये ना समझें कि आपके पास 1 महीना है, आप अपने आप को ये सोचें कि आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। उस आधे महीने में आपने जो है ना वो मेकअप करना है अपने प्रोजेक्ट का। तो आपने जो है क्या इसके अंदर जो है ना आपने फाइनल बातें क्या करनी है कि जी इंक्लूड पेनल्टीज फॉर नॉट मीटिंग टारगेट्स, उसको बता देना कि तुम्हें हमें क्या पेनल्टी डाल सकते हैं, ठीक है। हाउ मच सपोर्ट इन मैन पावर एंड इक्विपमेंट यू नीड। फाइनल जो फाइनल नेगोशिएशन नहीं हो रही होती आपने वो करनी है,
अब आता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको अच्छी तरह पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आपका जो है ना वो दो पार्टीज के बीच में किस चीज से बचाता है आपको, डिस्प्यूट से, किसी किस्म की जो दोनों के दरमियान इख्तलाफ होने के चांसेस है ना, ये जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट आपको उससे बचाता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है आप फौरन वो निकाल के सामने खड़े हो जाते हैं, ये देखो जी आपने यही आप नहीं कहा हुआ है और आपने ही नीचे साइन किए हुए। कॉन्ट्रैक्ट टाइप, हाँ जी, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं आपके, एक होता है आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका टाइम एंड मटेरियल। हाँ जी, ये बिल्कुल वही वाला सीन है कि जैसे वो ठेका और दिहाड़ी नहीं होती, अक्सर आपने नाम सुना है, एक ठेके पे काम करा रहा है इंसान और एक दिहाड़ी पे काम करा रहा है, ये बिल्कुल तकरीबन वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठेका इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड दिहाड़ी इज टाइम एंड मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब ठेके में जो है ना नुकसान वो किसको होता है? ठेके में जो नुकसान है ना वो वेंडर को होता है। क्यों? क्योंकि आप एक लगी बंधी रकम जो है ना वो आप पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि ये पूरी लगी बंधी रकम है भाई, जा इसके अंदर ही तूने जो है ना मरना सड़ना करना जो भी है तूने इसी में करना है। अब चाहे वो चीजों की प्राइसेस ऊपर हो रही हो नीचे हो रही हो, चाहे रातों रात डॉलर की प्राइस कहीं की कहीं पहुंच जाए, वो अब वो वेंडर की सरदर्द है ये। और ये जो है ना टाइम एंड मटेरियल, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ये आपका बायर सफर कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वेंडर को ना रीइंबर्स करनी होती है रकम हमने, कि वेंडर को कहते हैं तू लगा ले बाद में हम तुझे दे देंगे। अब क्या होगा, अब चाहे डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो भी हो, अब वो उसने खर्च किया है ना उनकी बेस पे आपको जो है ना उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अच्छी तरह पता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ते टर्म्स एंड कंडीशंस, और आप कहते हैं बस जी नेक्स्ट, एवरीथिंग इज ओके, सब मंजूर है जी, सब मंजूर है। आप किस जगह पे डिलीवर करा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, आप जाके पिक करेंगे या वो घर आके आपको डिलीवर, सॉरी घर आके डिलीवर करके जाएंगे, ठीक है। पेमेंट्स की क्या होंगी, आप किस कह लें कि ड्यूरेशन पे पेमेंट्स कर रहे हैं, 2-2 महीने बाद पेमेंट्स हो रही हैं, ट्राइमेस्टर लेवल पे पेमेंट्स हो रही हैं, एक साथ पेमेंट्स हो रही हैं, शुरू में पेमेंट्स हो रही हैं, एंड में पेमेंट्स हो रही हैं, किस तरह पेमेंट्स हो रही हैं। इसी तरह और मिसेलेनियस के जो खर्चे जात होते हैं, वो जो आपका मिसेलेनियस का एक खाता होता है वो भी उसके बारे में आप लिख रहे होते हैं। बट ये प्रोक्योरमेंट में भी यूज करते हैं आप, ये बाकायदा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। हाँ जी, अब जब सारा काम हो जाता है तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज भी करने होते हैं, ठीक है। आप पहले चेक करते हैं, हाँ जी आपने जो चीजें डिलीवर की हैं वो सही, आपने जब अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने चीज मंगा ली, आपने सब देखभाल लिया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने से पहले वो कहते हैं हमने, अच्छा ठीक हो गया, वेरी गुड। तो आपसे वो कहते हैं अच्छा जी अब चेक कर लें, और आप जब तसल्ली वाली एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दे देते हैं तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपको अपना बताऊं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ रिफा के, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है ना कि मैंने कोई लैब लैब की, मैं आपको वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मगर अगर मैं आपको आपके समझने वाले प्रोजेक्ट समझाऊं, तो जैसे अब लैब का प्रोजेक्ट है वो मैंने पूरा एग्जीक्यूट करवाया है। अब क्या है कि उन्होंने लैब बना दी है, मेरे पास वो आते हैं वेंडर्स, हाँ जी मैडम चेक कर लें ये और बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड। मैं सारा बीइंग अ क्लाइंट मैं सारा चेक करती हूँ, सब देखती हूँ बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मैं चाह रही थी उस तरह है या नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, मैं एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट के ऊपर जो है ना मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ, साइन ऑफ करती हूँ, और फिर क्या होता है उस वेंडर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, क्लोज, और फिर लेक्चर भी हो जाता है क्लोज।